हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स पर। तो आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमने पिछली क्लास में चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने डिस्कस किया था आपके साथ में पिछली क्लास में। और इसमें भी दो कंडीशनें होती हैं, एक एक्सियल कंडीशन यानी एक अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो पिछली क्लास में हम अक्षीय स्थिति को डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है उसको समझते हैं। जब कोई एक वैद्युत द्विध्रुव से कोई दूसरा पॉइंट जब उसके अक्ष में ना हो, उसके ऊपर या नीचे यानी परपेंडिकुलर होता है, अविलंबवत होता है, तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। समझिए, उसका पहले डायग्राम समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, फिर इसकी हम भाषा भी बताएं क्या लिखना है इसमें, और आपको पता है इसकी बीच की दूरी में 12 मानी है। और वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, -q और +q से। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझते हैं इसको। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये आपका ब्लैक से ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ये पूरी दूरी 2l है, और अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो क्या ये l और l नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी भाषा लिखनी होती है, यानी हम जो डेरिवेट कर रहे हैं इसके बारे में लिखना होता है कि आखिर ये डायग्राम क्या है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसका नाम भी दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि +q व -q आवेश से बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोल दिया परावैद्युतांक k है तो फिर हमें k को साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर मैंने पहले ही कह दिया कि वायु निर्वात में स्थित है तो उस कंडीशन में हम k को नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से परपेंडिकुलर यानी अविलंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी भाषा में लिखने के बाद बात करेंगे सीधा कि जो -q है, क्योंकि इसके कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो +q है इसके कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस बिंदु पर जो होगा वो इन दोनों के कारण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पहले इसके कारण निकाल लेते हैं, फिर इसके कारण निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का परिणाम इस पॉइंट पर निकाल लेंगे, जो कि हमारे लिए फाइनल डेरिवेशन होगा। तो देखते हैं, -q आवेश के कारण, ऐसे लिख लीजिए, पहले +q के कारण लिख लीजिए, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q क्या है, आवेश है q अपॉन, अब क्या होता है r²। r क्या होती है, जिस आवेश के कारण निकाल रहे हो और जिस बिंदु पर निकाले उसकी बीच की दूरी। तो हमें दूरी चाहिए कौन सी, ये वाली दूरी। कौन सी दूरी, ये। तो अब ये दूरी कैसे मिलेगी हमें, तो इसके लिए समझते हैं कि आपने क्लास आई थिंक 6, 7, 8 से ही एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर कोई समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, यानी L मींस लंब मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब चूंकि यहां देखें ये बन रहा है 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो यहां कर्ण तो का तुम्हारे में ज्ञात करना ही है, तो कर्ण का वर्ग। लंब क्या है, अब जैसे मान लीजिए थीटा ये है, या इसके लिए ये थीटा मान लीजिए, तो जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लंब यानी परपेंडिकुलर। तो यह लंब कितना है, r, तो r² प्लस, अब ये क्या है, ए क्या है, मींस यहां ए का मतलब है आधार, या इंग्लिश में बोले तो बेस। तो बेस क्या है इसका, ये अगर मान लीजिए थीटा ये है
तो बेस क्या होगा, ये होगा। और अगर बेस ये होगा थीटा, तो इसका मान कितना है, जब पूरा 2l है, जिसका सेंटर पॉइंट है, जब ये सेंटर पॉइंट है तो ये कितनी दूरी होगी, l, तो इसका मान हो जाएगा l स्क्वायर। अब चूंकि जब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, और हमें मान चाहिए केवल k का, यानी कर्ण का, मतलब हाइपोटेन्यूज का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मीन इस प्रकार ये दूरी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम बिल्कुल इट इज, ये भी सेम एंगल ट्राइंगल है, सॉरी, तो इसमें भी सेम दूरी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम रख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। किसके अंदर, रूट के अंदर। अगर हम चाहें तो इस रूट को स्क्वायर से काट भी सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करते सॉल्व, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यह एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये प्लस है और इस बिंदु पर हम निकालना है, किस पर, पॉइंट पी पर। अब हमने हमेशा आपको बताया कि जो जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं वहां हमें एक परीक्षण आवेश मानना पड़ता है। और मान लीजिए यहां परीक्षण आवेश अगर हम नेगेटिव लेंगे तो डायरेक्शन कुछ और होगी, पॉजिटिव लेंगे तो कुछ और होगी, जिसमें से हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है, रोक लो। तो इसलिए हमने आपसे कहा था कि हम हर टाइम जब भी परीक्षण आवेश की बात करेंगे तो हम यहां मानेंगे केवल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अगर मान लीजिए यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज माना, अगर ये हमारा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, यानी प्रतिघर्षित करेगा। जब इसको ये रिपल्स करेगा तो इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, यहां की तरफ होगी। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं ये होगा हमारा E1। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब -q आवेश कारण की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन, सेम दूरी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ये समीकरण नंबर सेकंड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मानी अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ, मतलब ये हो जाएगा आपके पास E2। अब यहां से एक चीज समझने वाली बात क्या है कि हमें ज्ञात करना है इस बिंदु किस पर, P पर। ये बिंदु क्या है, P, इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब या तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन होते तो हम इनको जोड़ सकते थे, या ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते तो हम इनको घटा सकते थे। अब ना तो ये दोनों E1 E2 सेम डायरेक्शन में, ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर लगता है इनका वेक्टर फॉर्म। और इसका वेक्टर फॉर्म लगाने के सबसे आसान तरीका होता है कि इनको E1 और E2 को क्या करिए, घटकों में पहले विभाजित कर लीजिएगा, और जब घटकों में विभाजित कर लोगे तो ये इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर, अब इस बिंदु पर E निकालोगे तो ना तो E1 + E2 कर पाओगे, ना E1 - E2 कर पाओगे। बात समझ में, क्योंकि ना तो दोनों एक ही डायरेक्शन, ना ही दोनों विपरीत डायरेक्शन है। तो क्या करो, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इन E1 E2 को इसके घटकों में विभाजित करने पर। तो इस लाइन को यहां मत लिखिए, सीधा आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 को इनके घटकों में वियोजित करने पर। अब इनका वियोजन कैसे होगा, जो भी आपका एक वेक्टर होता है, आपने सदिश में पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर हमारा ये है तो इसके जो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, एक लंब घटक होता है। क्षैतिज घटक क्या होता है, अगर मान लीजिए ये A है तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, A cos थीटा। लंब घटक क्या होगा, A sin थीटा। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि A cos थीटा और A sin थीटा, अगर दोनों का हम परिणामी निकालेंगे तो A निकल के आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो E है या E1 है, तो इसके दो घटक होंगे, एक होगा आपका E1 sin थीटा, जबकि दूसरा होगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार E2 जो होगा, E2 के भी दो घटक होंगे, एक होगा आपका E2 sin थीटा और दूसरा होगा E2 cos थीटा। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि ये घटक होंगे कहां होंगे,
तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका E1 है, क्या है, E1 है कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। तो आप थोड़ा सा यहां की तरफ देखिए, जैसे आपने ये एक्सिस पढ़े होंगे, अगर ये वेक्टर देखा है तो इसी डायरेक्शन में, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इसके जो दोनों घटक है, लंब मीन्स इसका लंब ये होगा और इसका बेस क्या होगा, ये होगा, यानी क्षैतिज ये होगा। तो इसका लंब घटक कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, जबकि इसका क्षैतिज घटक कहां की तरफ होगा, यहां की तरफ। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो E1 sin थीटा होगा, लंब घटक E1 sin थीटा यहां होगा, जबकि इसका E1 cos थीटा होगा वो यहां होगा, E1 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए इस E1 की डायरेक्शन क्या यही नहीं है, अगर E1 की डायरेक्शन ये है तो इसका लंब घटक ये है और जबकि क्षैतिज घटक ये है, तो ये क्षैतिज हो गया E1 cos थीटा और ये लंब हो गया E1 sin थीटा। इसी प्रकार अगर हम बात करें E2 के बारे में, तो देखिए ध्यान से E2 का डायरेक्शन देखा तो ये है नीचे की तरफ, कहां की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब ये है E2। अब इसके लिए बात करें तो इसके लंब क्या होगा, इसके लंब होगा ये, और क्षैतिज क्या होगा, ये, यानी क्षैतिज दोनों का सेम रहेगा, मतलब इसका क्षैतिज यही होगा, यानी E2 cos थीटा, जबकि इसका लंब कहां की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, इसका मान होगा कितना, E1 sin थीटा। आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। तो ये हमारे दोनों घटक हो गए। अब यहां एक चीज देखने वाली बात क्या है कि E1 और E2 का अगर आप मान ध्यान से देखें, 1/4πε0 k Q/√r² + L² का होल स्क्वायर, सेम E2 = 1/4πε0 k Q/√r² + L² का होल स्क्वायर। इनके वैल्यू समान है, क्या है, मान समान है, लेकिन इनकी दिशाएं सेम नहीं थी। लेकिन यहां E1 sin थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E2 होगा, E1 नहीं हो, क्या होगा, E2, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों कैसे हैं, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। अतः जी एक दूसरे क्या कर देंगे, आपस में निरस्त कर देंगे। तो क्या लिखोगे, E1 sin थीटा बा E2 sin थीटा परिमाण में समान बा दिशा में विपरीत है। कैसे हैं, विपरीत हैं। अतः यह आपस में कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब देखो ये तो निरस्त हो गए, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों कैसे आ गए, सेम डायरेक्शन में, इसलिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तथा E1 cos थीटा बा E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अब क्या है, सेम। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां से आपको दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो तरीका क्या है कि सर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का मान भी समान है, और जब दो समान चीजों को जोड़ते हैं तो आप सीधा या तो दोनों को जोड़ दीजिएगा या उनमें 2 का गुणा करा दीजिएगा। कैसे, सर अगर a + a करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 2a, या आप a + a यानी इसको 2 बार जोड़ना है, या सीधा आप a में 2 का गुणा करें तो तब भी आंसर क्या होगा, 2a होगा। मतलब किसी चीज को अगर आपको 3 बार जोड़ना है तो या तो 3 बार जोड़ दो या 3 का गुणा करा दो। मतलब सेम चीज को अगर आपको जितनी बार जोड़ना है उतनी बार जोड़ने के बजाय अगर उतने गुणा करा देंगे तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि E1 E2 का मान जब समान है तो cos थीटा भी मान क्या है, समान है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कैसे हैं, दोनों समान हैं। तो आप इसको चाहो तो सीधा एक टर्म में लिख सकते हो 2E। अब E क्यों लिखा, इसको E1 भी लिख सकते हैं, E2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, या 2E1 लिख दीजिए या E2 कुछ भी लिख दीजिए cos थीटा। तो ऐसे भी आप या तो ये लिख सकते हैं, और मैं लिख दे रहा हूं ऑब्लिक करके, या 2E2 cos थीटा। क्यों, E1 और E2 का मान समान है। तो इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। E1 का मान कितना है, 1/4πε0 k Q/√r² + L² का होल स्क्वायर। E1 का मान हुआ, साथ में cos थीटा हो गया, प्लस E2 का मान भी यही 1/4πε0 k Q/√r²
प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर आप दोनों में देखेंगे अगर हम, तो क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस और कॉस थीटा। और यहां मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूं कि कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस थीटा, तो उसको सीधा लिख सकते हैं हम क्या इंटू 2 कॉस थीटा। समझना, क्योंकि मेरे पास यहां जगह कम है इसलिए मैं स्टेप गायब कर दिया। पहले लिख दिया मैंने कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। चलो मैं लिख दे रहा हूं पूरा, मुझे लगता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा यहां से, प्लस का कॉस थीटा बचेगा यहां से। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 सॉरी के रहेगा इसके साथ में के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 तो रहेगा 2, इस 2 को लिख देते हैं हम क्यू के साथ में, तो ये 2 हो गया। अब कॉस थीटा है तो पहले कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा है एल ए एल अपॉन के ए, यानी साइन कॉस आधार बटे कर्ण। अब यहां देखिए यहां आधार क्या है, अब ये थीटा है तो आधार तो ये हो गया, और कर्ण क्या है ये है, तो आधार क्या है एल, तो कॉस थीटा बराबर एल अपॉन कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया कॉस थीटा का मान। तो रख दीजिए यहां कॉस थीटा की जगह पर क्या ये 2 था, ये 2 मैंने यहां लिख दिया साथ में, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां समझने की चीज क्या है कि यहां 2QL, दिमाग में घंटी बजी, दिमाग में घंटी बजी कुछ, बिल्कुल क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है 2QL, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। कमेंट में बताइए इसको P को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बस E इक्वल टू क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2 की जगह हो जाएगा P अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 ये है, और ध्यान से देखो इसकी पावर कितनी है, 1 नहीं है। जिसकी पावर कुछ नहीं है वो क्या होता है पावर 1 होती है, और अंदर देखिए सेम टू सेम है तो इसकी पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 3। तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 के P अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3। एक वैसे बेसिक फॉर्मूला तो यही है, लेकिन यहां एक कंडीशन क्या होती है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके बीच की जो दूरी होती है वो इस आर की तुलना में क्या होती है बहुत कम हो, मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो यदि यहां मैं आई होप आप यहां देख पा रहे होंगे क्या, यदि आर बहुत बड़ा है किससे एल से, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किससे एल स्क्वायर से। अतः इसको किसको एल स्क्वायर को नगण्य मान लें, क्या मान लें एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। और अगर हम यहां एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे तो ध्यान रहे यहां पर, अब मैं इसके आगे यहां लिख रहा हूं, आई होप वहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहां इरेज करूंगा इस पार्ट में, उसके आगे हम यहां लिख देंगे, इतने में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के P अपॉन, अब यहां एक चीज देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर की पावर 3। तो यहां ध्यान से दीजिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो हमेशा अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगाओ फिर स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2 और स्क्वायर का मतलब कितना है 2, तो 1/2 गुणा 2 कितना होता है 1 आता है ना। तो इसको सीधा लिख सकते हैं हम क्या E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर की पावर 3। यही हमारा सूत्र है। एक और कंडीशन कि सर इसमें अभी K और चल रहा है, अगर मान लीजिए हमने कहा पहले ही कह दिया होता कि एक वैद्युत ध्रुव कैसे माध्यम में स्थित है परावैद्युत के माध्यम में, तो हमें K लेके चलना था। अगर मैं पहले ये कह देता भाषा में कि निर्वात या वायु में स्थित है तो हम K नहीं लेते। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं क्या वायु
व निर्वात वैक्यूम या एंड एयर के लिए के बराबर होता है 1। और जब इसका मान के बराबर 1 होता है तो एक बार फिर से देखिए, यहां से हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यू। ये चीज हमें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसके बाद इस टॉपिक में आपका एक हेडिंग और रहेगी, जिसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले इसी लेक्चर में एक पार्ट और बचा है, क्या? टॉर्क। तो आगे देखिए टॉर्क। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में। क्या आया था आपके पास? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर 3। इसको हम प्रूव कर चुके थे। ठीक है, पिछले अभी जो जस्ट 2 मिनट पहले देख रहे थे ये। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बारे में। अब ये क्या होता है समझना। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। देखिए समझिए इसको। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र E में यदि हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रख दें तो क्या होता है? इस पर एक बल कार्य करता है। एक बल नहीं, इस पर 2 बल कार्य करते हैं, यानी बल युग्म, क्योंकि 2 बल कार्य करते हैं युग्म के रूप में। और ये इसको वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। कैसे? समझिए। मान लीजिए कि अगर जैसे वैद्युत क्षेत्र यहां की तरफ लग रहा है, यहां की तरफ, तो आपको पता है कि जो प्लस क्यू आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि जो माइनस क्यू आवेश होता है उसकी दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी या वैद्युत बल की दिशा होगी, हम बल की बात करें तो F इस तरफ होगी, F1, और जबकि जो माइनस क्यू होता है हमेशा इसके विपरीत होती है, F2। मतलब इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस पर एक बल लग रहा है यहां की तरफ और एक बल लग रहा है यहां की तरफ। जो एक बल इसको यहां की तरफ धकेला है, दूसरा बल यहां खींच रहा है, तो ये क्या करेगा? ऐसे घुमाएगा ना, टॉर्क लगाएगा ना, आघूर्ण करेगा ना। यही हमें फाइंड करना है, इसका आघूर्ण। इसको कहते हैं टॉ। क्या कहते हैं? टॉ। ऐसे ऐसे बनता है टॉ। ठीक है, तो इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, या इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो समझते हैं इसको कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या लिखे? माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्या इसका बीच का कोण भी निकाल सकते हैं हम। अगर इसको हम ऐसे डॉट डॉट लाइन बना देना है ना, ऐसे, तो ये थीटा कोण। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिस पर लगने वाला बल F1 व F2। अब यहां देखिए, वास्तव में इस बिंदु A पर और इस बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र E है, दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि ये यहां है और ये यहां है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि इनकी जो वैद्युत द्विध्रुव है क्या है? बहुत छोटा होता है, इसलिए इस बिंदु और इस बिंदु बीच में जो वैद्युत क्षेत्र का अंतर है वो क्या? बहुत कम है, लगभग बराबर मान सकते हैं। और जब बराबर मान सकते हैं तो F1 का मान कितना होगा? Q इंटू E, और F2 का मान भी कितना होगा? Q इंटू E। मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु A पर लगने वाला बल क्या? बिंदु A पर लगने वाला बल, पहले B का लिख लो। अच्छा, B पर लगने वाला बल क्या होगा? F1 बराबर Q इंटू E, बिंदु A पर लगने वाला बल F2 बराबर भी कितना होगा? Q इंटू E होगा। यह भी समीकरण फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, जो F1 और F2 है दोनों कैसे? परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा डिफरेंट है। अगर मान लीजिए इस मार्कर में जैसे ये है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, अगर ऐसे एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, तो क्रिया रेखा समान है, लेकिन इस दोनों क्रिया रेखा क्या है? डिफरेंट है। इस स्थिति में हम अगर इसका टॉर्क यानी वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं तो इसको लिखते हैं टॉर्क टॉ। कितना होता है? एक बल, क्योंकि दोनों जब बल बराबर है ना इनके, तो क्या हो जाएगा? एक बल गुणे इन बलों की क्रिया रेखा की बीच की लंब दूरी। क्या? बलों के क्रिया रेखा
के बीच की लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर एक बल कितना, चाहे F1 लिख दी चाहे F2 लिख दी, इसका मान कितना है Q इंटू ई। अब बीच की दूरी ध्यान से दीजिए, अगर इसका यहां इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं O, तो बीच की दूरी क्या है, ये है BO, क्या है BO। अब जब BO कहां से आएगी समझना, इसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, इसको मैं यहां निकालता हूं, देखिए, या यहीं पीछे भी निकाल सकते हैं, यहां मैं ब्रैकेट में निकाल दे रहा हूं क्या, कि ये थीटा है मान लीजिए और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है LAL, इसको शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, KKA, क्या है LAL अपॉन KKA। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहां क्या है हमारे पास आधार है और लंब है, और ये क्या है कर्ण है, और कर्ण के बीच की दूरी कितनी है 2L, क्योंकि ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या है ये 2L यानी कर्ण है, और ये क्या है हमारे पास लंब है। तो कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में। तो यहां से देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर, लंब यही तो है, लंब को हम L लिख देते हैं। कर्ण कितना है 2L है, और हमें इस लंब का ही तो मान चाहिए, तो L बराबर कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो इसका मान है BO, यानी BO का मान है ना, L है वो क्या है BO ही तो है, इसके साथ हम लिख दीजिए BO। तो क्या हो जाएगा टॉ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। और ध्यान से देखिए कि आपने पढ़ा है P बराबर 2QL, अभी हमने ऐसे पूछा भी था। तो 2QL के लिए क्या हो जाएगा P, तो टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो इस प्रकार हम इसका टॉर्क ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, टॉर्क यानी क्या बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और इसके कुछ केसेस होते हैं, जैसे हम बात करूं केस फर्स्ट के बारे में, तो केस फर्स्ट क्या होता है, जब थीटा, अब थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो इसके टॉर्क के मान में भी वैल्यू चेंज होगी। तो पहला केस क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री। और आपको पता है कि थीटा का मतलब यहां साइन थीटा, और साइन थीटा होता है साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो हम कह सकते हैं टॉ बराबर PE साइन 0, तो कह सकते हैं टॉ बराबर 0। जब यदि थीटा का मान 0 होगा तो हमें कोई टॉर्क नहीं, कोई आघूर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। केस सेकंड की बात करें अगर हम, तो केस सेकंड क्या होगा, जब थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 90 का मान होता है 1। तो इस कंडीशन में टॉ इक्वल टू PE साइन 90 होगा, तो टॉ बराबर कितना होगा PE होगा, और ये आपका इसका मैक्सिमम मान होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन में सबसे मैक्सिमम मान यही होता है। एक और कंडीशन में अगर मैं बात करूं, केस सेकंड की बात करें तो सॉरी थर्ड की बात करें, तो केस थर्ड क्या होगा आपका, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको पता है थीटा का मान कितना होता है, यानी साइन 180 का मान कितना होता है -1। और इस कंडीशन में क्या होगा, टॉ बराबर PE साइन 180, तो आप कह सकते हैं टॉ बराबर माइनस का PE। तो इस कंडीशन में ये टॉर्क क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बट यहां तक आपका इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इस क्लास में आई होप इस पूरे चैप्टर को हमने कवर करने की कोशिश की है, और मैंने कवर भी किया है। अगर इस पूरे चैप्टर को आप देखिए, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक कोई हेडिंग अगर छोटी है तो उसको आप कमेंट में पिन करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर नहीं छूटा है कोई, तो हम अगली क्लास में इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल लेने के आने वाले हैं। तो पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि NCERT बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम सारे न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं। थैंक यू।